हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को लिया है, वह आपका रीट 2012 का जो पेपर हुआ था, उसमें जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो रीट एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत से प्रश्न आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, और जो पेपर बनता है आपका वह प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए हम रीट 2012 का जो पेपर हुआ था लेवल 1 का, उसमें जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आया था कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तड़कड़ा किस पर आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है किसी कार्य के भौतिक परिणाम, उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित कर लेते हैं, या कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, या नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या सही कार्य वह है जो व्यक्ति के द्वारा किया जाए और अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कोई 9 वर्ष का बालक है, उसमें जो उसकी नैतिक तड़कड़ा आधारित होगी वह किसी कार्य के भौतिक परिणाम, उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि जो 9 वर्ष का बालक होगा उसमें जो नैतिक तड़कड़ा होगी वह उसके अच्छाई और बुराई पर निर्धारित की जाएगी। तो इसको आप ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का परिणाम क्या नहीं है। ऑप्शन है कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटा से बढ़ाकर 2 घंटा कर दिया। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई भी है वह अगर किसी काम को कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वह अंदर से अभिप्रेरित है, तभी वह क्या करेगा कि किसी भी काम का समय बढ़ा देगा, 1 घंटा से 2 घंटा कर देगा, 3 घंटा कर देगा। तो इसलिए यह तो अभिप्रेरित है, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है कि आपका कि यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, अभिप्रेरणा का यह परिणाम नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है। अगला है जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। तो अगर कोई रुचि दिखा रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो यानी कि वह अभिप्रेरित है, अभिप्रेरणा का वह परिणाम है। अगला है राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो यह भी वह जो है कि यहाँ पर अभिप्रेरणा का परिणाम है। तो इसलिए बी वाला जो है वह अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं तथा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, या जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो है कि एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक जो कार्य करेगा वह करेगा कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रभावित करता है। तो अधिगम को प्रभावित कौन सा करेगा। ऑप्शन है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, या स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, या चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 में से 5 वर्ष की अवस्था में, या उपयुक्त सभी।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिगम को जो प्रदर्शित कर रहा है वह आपका क्या है कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अगर आप अभिवादन कर रहे हैं तो यह जो आपका उदाहरण है यह आपके अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। ऑप्शन है क्षेत्र या प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियां, क्रियाएं या भाषा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम जो महत्वपूर्ण होगा वह आपका मांसपेशीय क्रियाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, मांसपेशी क्रियाएं जो है यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी चित्र के द्वारा भी लोग देख करके चिंतन करते हैं, इसके अलावा प्रतीक और चिन्ह से भी और भाषा के द्वारा भी। तो सी वाला विकल्प इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो ऑप्शन है दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना, या दूसरे के मूड को भांप जाना, या मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, या दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो छठवां का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में अगर आप भेद कर रहे हैं तो यह जो है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारात्मक या अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है? लैंगिक समानता की भावना के विपरीत क्या दिया गया है? ऑप्शन आपका है कि विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं, या प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है, या अगला ऑप्शन है कि लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें, या लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समर्थ सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे। तो यह जो आपका अलग है, बाकी इसके अलावा जो है वह आपका लैंगिक समता की भावना जो है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी वाक्य हैं। तो इसको आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अध्यापक किसी भी समूह या समुदाय के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझ सकता है? तो वह समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर वह समझ सकता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या पुरस्कार केंद्रित। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कार्य केंद्रित। जी हाँ दोस्तों, सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। ऑप्शन है आपका कि बालकों की देखभाल के अनुभव
उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं, या जो है कि आपका अगला है नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती है, या व्यापक एवं विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, या विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनकी यह विशेषता नहीं है कि निर्धारित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल उनको नहीं मिल रहा है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वह मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन आपका है कि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, या आपका शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्याय दर्श पर आधारित होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही है, यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान में। तो क्रियात्मक अनुसंधान में आपका क्या होता है? ऑप्शन है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं पर निर्माण किसी तर्क युक्त विशेष पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उसका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान में, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, किस पर आधारित है? तो समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, तो ए वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन क्यों दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका सभी आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेंगे, बिल्कुल सही है। अगला इसमें दिया गया है कि भाषागत पृष्ठभूमि होने के कारण बालक पीछे न छूट जाएं, तो यह भी सही है। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, तो यह भी सही है। तो इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन इसमें दिया गया है कि वस्तुओं का प्रेषण करना, व अवलोकन को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना जो है, यह जो है कि आपका जो दिया गया है कि विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो कौन सा ऑप्शन नहीं रखता है देख लेते हैं। तो एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, या जो है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो है कि बैठने की लचीली व्यवस्था, या विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया,
या विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति जो नहीं रखता है वह है विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना यह बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, या शारीरिक संरचना के विकास को, या सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपका वंश क्रम निर्धारित करता है वह है मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को जो है वह वंश क्रम निर्धारित करता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है कि जो अध्यापक पर विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। तो यह तो ऑप्शन आपका सही दिया गया है, तो यह जो है आपका आंसर नहीं होगा। अगला है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। तो यह भी ऑप्शन आपका सही दिया गया है, तो इसलिए यह भी विकल्प नहीं होगा। अगला है आपका, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी जो है अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका गलत है और यही आपका आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऑप्शन है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, विशेषता जो अगर हम बात करें तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, विकास के संबंध में सही नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि विकास के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो विकास का उद्देश्य है यह वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। अगला है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। बिल्कुल गलत है बात दोस्तों, यही आपका आंसर होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही है क्योंकि गलत आंसर ही पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो इस विचार के विपरीत कौन सा कथन है? ऑप्शन है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह डी वाला विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, जो यह फोर्थ ऑप्शन है कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, यह इससे इस विचार के यह विपरीत है कि छोटे छोटे बातों पर कोई झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई ले लेता है। तो इसलिए यह वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो योगात्मक मूल्यांकन का आपका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन दिया गया है आपका
कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी के कितना अच्छा निष्पादित करता है का पता लगाना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन का यही उद्देश्य ही होता है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर कोई विद्यार्थी कितना अच्छा निष्पादित कर रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यही पता लगाया जाता है। तो ए वाला विकल्प ही सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया और आने वाले कुछ दिन में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई और अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए अगर हम बात करें तो यह आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसको देने वाले कौन थे? तो इसको देने वाले आपके जो थे वह पावलोव साहब थे और इन्होंने 1904 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। और जो है कि इसी सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर कोई बालक किसी चीज़ से डरता है तो उससे उसको थोड़ा दूर रखा जाए और फिर धीरे धीरे दूरी कम कर देंगे तो धीरे धीरे वह बालक उसके प्रति जो है वह डरेगा नहीं। तो इसलिए यह वाला विकल्प सही है, बी वाला। अगला प्रश्न है कि बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ऑप्शन है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है और बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी की जो है कि विशेषता के आधार पर भिन्न की बात करें तो वह मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा, यही इसका आंसर है। जी हाँ दोस्तों, जो बहुमुखी विद्यार्थी होते हैं बहिर्मुखी, वह किसी भी चीज़ को लेकर के अंदर अंदर नहीं घुटते हैं, वह कुछ भी बात रहती है तो वह डायरेक्ट कह देते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी बालक होता है वह कोई भी बात अपने मन में ही रखता है और अपने ही वह सोचता है। तो यही उसमें अंतर होता है मेन। अगला ऑप्शन आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कि यह अस्थाई और अपरिवर्तनशील विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, जो बुद्धि होती है यह आपकी स्थायी नहीं होती है, अस्थाई होती है। और जो यह परिवर्तनशील विशेषता होती है तो यह ऑप्शन गलत दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें, तो एक संतुलित व्यक्ति क्या हो जाएगा, जिसमें क्या पाया जाएगा आपको? ऑप्शन है इदम एवं परम इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, बिल्कुल गलत है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, तो यह भी गलत है। अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, तो यह भी गलत है। अगला है मजबूत अहम को बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? ऑप्शन आपका दिया गया है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
कार्यों को मूर्त रूप से समझना। जी हाँ दोस्तों, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए जो है वह अगर हम कार्यों को मूर्त रूप से समझाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, या व्यक्तित्व को ढालने के लिए, या आपका जो है दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु, या उपयुक्त सभी। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर डी वाला है, या तीनों आंसर आपके सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता है? ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, या अधिगम निर्योग्यता बालकों की। तो देखिए यह जो विशेषता है यह आपका है अधिगम निर्योग्य बालकों की। जी हाँ दोस्तों, अधिगम निर्योग्य बालकों की यह विशेषता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ एवं व, ग एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो अगर कोई बालक जो है वह ध्वनियों में अंतर नहीं कर पा रहा है तो यह किससे संबंधित आपका हो जाएगा? तो यह प्रत्यक्षीकरण से संबंधित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण की समस्या जो है संबंधित हो जाएगा। तो सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो ऑप्शन है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो देखिए अगर हम बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को जो है वो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम में किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता, तो डी वाला आंसर सही है। तो दोस्तों यह 30 प्रश्न आपके जो है वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से पूछे गए थे। 2012 में जो पेपर हुआ था आपका रीट का, उसमें इतने प्रश्न आए थे। और दोस्तों यह सभी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस टॉपिक से आपका पेपर में प्रश्न बने हैं, अगर आप सिर्फ उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका रीट एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको बैक नहीं लग सकती। आप जो है कि 100 मार्क्स तो ला ही देंगे, उससे ज़्यादा भी स्कोर कर देंगे अगर आप सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लीजिए, और जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए। सिर्फ आप इतना करिए, आप 100% जो है वह रीट एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।